हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे आप देखिए आपके रेगुलर बेसिस पे यूपीटी बेसिस पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और अगर सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, तो आप जाकर उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में आपकी हो जाएगी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास। तो जाके आप उसको अटेंड करके अपनी जो तैयारी है उसको पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आप रेगुलर बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास शुरू कर दी है। तो आप देखिए, सुबह वाली क्लास में आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं और शाम वाली क्लास में आपको हिंदी, करंट अफेयर और जीके जीएस के क्लास मिलते हैं, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, तो देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट का है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पे आंसर दीजिए आप सभी लोग, साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्न में कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है, बताइए। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है। तो बोध गया नदी जिसकी बात करें ना, तो आपका बोध गया में आपको जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे आपका ये दिया गया है, बोध गया जो स्थल है निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी, बताइए। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा आपसे पूछा, बताने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सात तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा की बात करें तो प्राकृति और आपकी जो ब्राह्मी लिपि थी वो थी। तो याद रखिएगा प्राकृति और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, तीसरे पे आंसर दीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज को सौंप दिया था, बताइए कौन था वो। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज को सौंप दिया था, बताने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो अनंगपाल, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा अनंगपाल। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज को सौंप दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे बताइए आप सभी का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी। बाबर, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अकबर। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सल्तनत वंश का वास्तविक स्थापक की बात करें तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके शासनकाल की बात करें तो 1206 से 1210 ईस्वी तक किया था इसने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें पेन से दिया आपसे क्या सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था, बताने की कोशिश कीजिए। पांचवें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू यानी कि हेमचंद्र द्वितीय, सॉरी हेमचंद्र विक्रमादित्य और किसके बीच लड़ा गया था, तो आपका अकबर, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अकबर का सेनापति था
वो इस सेना में सेना का नेतृत्व किया था उसने, खान जमान ने। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे पे आंसर दीजिए, आप सही कर सकते हो। महात्मा गांधी संबंधित थे किससे, बताने की कोशिश की। यहाँ पे चार ऑप्शन मतलब कथन दिए गए हैं, इससे बताना है आपको महात्मा गांधी किससे संबंधित थे। छठे पे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए महात्मा गांधी का जो पहला दिया गया है किससे संबंधित है, तो ट्रिपशिप और समानता के सिद्धांत से, ये तो सही है। और जो आपका अहिंसा और सच्चाई, ये तो सबको पता है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, ये ऐसा इससे नहीं संबंधित है। जो आपका चौथा देगा सादा जीवन और उच्च विचार, इससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा, कौन सा कोटा आपका सही है, पहला दूसरा और चौथा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी संबंधित थे स्क्रिप्टशिप और समानता के सिद्धांत से, और अहिंसा और सच्चाई से, सादा जीवन और उच्च विचार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे आपका छठे पर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। इस पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर का हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बताने की कोशिश की। आपका सातवें पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेताओं की मेंस से नहीं थे, तो उसकी बात हो जाएगी तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। गोखले नरमपंथी नेताओं में के समूह में थे, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं थे, एक कांग्रेस की जो वहाँ के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, याद रखिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें बताइए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण भी कहा जाता है, बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण भी कहा जाता है, बताने की कोशिश की। और कौन सा चरण कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्य चरण भी कहा जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवे बताइए सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़े गए भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को कौन सा आंदोलन कहा जाता है, बताइए। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का प्रयोग करेंगे, को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या होम होम रूल आंदोलन। तो भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की प्रक्रिया बंगाल विभाजन जो 1905 के दौरान पहली बार सामने आई थी, उसमें 16 अक्टूबर 1905 को आपको बंगाल विभाजन में लागू किया गया था। उसके पश्चात आपका देखिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें जो आपका था मतलब जो विदेशी वस्तुएं थी अंग्रेजों की, उनको उनका बहिष्कार कर दिया गया था। और जो आपके देश में निर्मित हुई वस्तुएं थी भारत में, सिर्फ उसका यूज करने के लिए कहा गया था, तो उसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 से बताए आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है, बताइए। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है। बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको आपका मित्र मेला कहा जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 बताइए आपसे कैसे उत्तर का। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि, बताइए। CO2 को हरित गैस कहते हैं क्योंकि, बताने की कोशिश का, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि यह पृथ्वी के
पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को रोक लेती है, और यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए और सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी देखिए, ए और सी दोनों को दोनों राइट हो जाएंगे। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को रोक लेती है, यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है। ठीक है, तो जो आपका आपका दिया गया है ए और सी दोनों को दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह बताए आपसे का सही उत्तर क्या होगा साथियों। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। तो समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की बात करें तो आपका जो समतापीय रेखा होता है वो होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह बताइए आपसे कैसे उत्तर करें। हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। बताइए। हिमालय पर्वत और इनकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर तो दो ही कथन दिया गया है, तो बताना है हमको कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आपको जो पहला कथन दिया गया, हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचनाओं में लोचशील है। ठीक है, ये तो सही है। जो आपका दूसरा कथन दिया गया है, हिमालय को तेज बहती नदियों को काट छाट दिया जाता है जो युवावस्था में है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों को दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक उदाहरण है। यह पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचनाओं में लोचशील है। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान जल का निरंतर प्रवाह बना रहता है। चूंकि हिमालय की नदियां युवावस्था में है और ऊंचाई से गिरती हैं, इसलिए यह हिमालय को काट छाट करती हुई बहती है। याद रखिएगा, हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 बताया आपसे का सत्य का जगह। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बताइए, इन चारों में से कौन सी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो सुवर्ण रेखा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आपका डी दिया गया सुवर्ण रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुवर्ण रेखा जो नदी है झारखंड में स्थित रांची के पठारों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है और यह जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताए आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बताइए, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। बताएं, कोशिश की आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा 15 पे। तो खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, ये तो आपका सही है। और जो आपका रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, ये भी आपका सही है। और जो आपका तीसरा कथन दिया गया, उत्तर भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन जो होगा सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत है। और जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, उत्तर भारत में खरीफ की जो फसल होती है उत्तर भारत में जो खरीफ ऋतु में गेहूं की जो फसल की खेती की जाती है, ये आपका सही नहीं होगा। गेहूं की खेती रबी ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर में की जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 बताए आपसे कैसे उत्तर हो जाए। किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई है। बताइए, किसके लिए आपकी स्वाधार योजना स्थापित की गई, बताएंगे कोशिश की। 16 पे आपका सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। स्वाधार योजना का बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 2001 से 2002 में किया गया था। भारत सरकार में महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन दयनीय परिस्थितियों में रह रहे
गरीब और विधवाओं तथा अन्य महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य के स्वाधार योजना शुरू की गई थी, याद रखिएगा, गरीब और विधवाओं के लिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 पे आंसर दिया आपसे का किसने पूरा यानी कि प्रोविजंस ऑफ अर्बन एनिमिटीज इन रूरल एरिया शुरू किया था, बताइए। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया शुरू किया था, बताएं, कोशिश कीजिए। आपका पूरा जो है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। तो जो ऑप्शन आपको सी ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताए आप सही का सही उत्तर का बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्रों से, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसल मानदंड और रूपरेखा जो हाल ही में समाचार पत्र में से आपका बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का साथियों। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बताइए। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो आपके केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय बताया आप सही का सही उत्तर का होगा साथियों। इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है, बताइए। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? बताएं कोशिश के इस पे सही उत्तर क्या आ जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए बात करें तो आपकी जो नंदन नीलेकणी समिति है इसका गठन किया गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, व्यवस्था में कमियों की पहचान व उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव देना, ठीक है। इस समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 पे आंसर दिया आपसे सत्य का भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है, तो बताना है इसमें से जो कौन सा कथन है गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है हमको कौन सा कथन आपका गलत है समानता के अधिकार के बारे में। तो अनुच्छेद 14 जो दिया गया, कानून के समक्ष सभी समान है, ये तो सही है। जो आपका अनुच्छेद 16 है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये भी आपका सही है। जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषिद्ध है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका चौथा देगा अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन, ये आपका गलत होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के में समता या समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और न ही उपाधियों के उन्मूलन से, तो याद रखिएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि उपाधियों का उन्मूलन से। 19 जो आपका अनुच्छेद 19 दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
20वें पे आंसर दिया आप सही कर सकते हो, सॉरी 22वें पे आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, बताइए कौन से अनुच्छेद में है, तो बताने की कोशिश की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, तो किस अनुच्छेद में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 15 में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आपका अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर जो आप सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद सॉरी 15 नहीं है, 51 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अधीन राज्य जो होते हैं वो ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 पे आंसर दिया आप सही कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संतुष्टि की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संतुष्टि की थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 पे आंसर जी आप सही कर, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है, बताइए। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों और या उपायों से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 होता है आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है, बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। तो अभी आपको बताया था ना, अनुच्छेद 32 वही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो होता है भारतीय संविधान को भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त करता है, और यही आपका अनुच्छेद है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय माना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 बताए आपसे का सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है, इन चारों में से कौन सा आपका एक ठोस है, इस पर बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आइडोफॉर्म, ठीक है, जो आइडोफॉर्म होता है आपका ठोस होता है, तो ऑप्शन वहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो CH3, ठीक है, CH3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 27 पे आंसर दिया आप सही सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा, बताइए। निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर को स्थापित नहीं करेगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 पे। कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सिल्वर को में से सिल्वर को स्थापित नहीं करेगा, विस्थापित नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कि कोशिश किया आप सभी लोग। तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को गोल्ड, जो गोल्ड होता है आपका विस्थापित नहीं करेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 28वें आंसर दिए आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 5 प्रतिरोधक 2 टू ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम तथा 6 ओम को एक वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया। 5 वोल्ट प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा होगी, तो बताइए आपका कितना एम्पियर होगा उसमें।
दे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे। तो इन सबको देखिए, इसका जो आर ई क्यू होता है, इनमें सबको जोड़ जाएंगे जो सभी श्रृंखला दिए गए हैं, तो आपका 20 आ जाएगा। और आपका जो वी आई आर होता है, ठीक है, तो इसमें से हमको क्या पूछा गया, विद्युत धारा पूछा गया है। तो विद्युत धारा अगर हमको निकालना है तो आई इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका देखिए वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, वी अपॉन आपका आर। तो वी अपना कितना है 6, और जो आपका आर है ये आपका हो गया है 20 आया है। तो अगर इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 एम्पियर, ठीक है, याद रखिएगा 0.3 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 29 बताया आपसे, का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण होता है, बताने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो यूवी बी किरण जो होती है आपकी होती है, तो ऑप्शन में जहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर के लिए आदि जो होता है उसके लिए प्रमुख कारण होती है, याद रखिएगा। 230 से 320 एनएम की तरंग दैर्ध्य वाली तेज विकिरणी आंशिक रूप से ओजोन की परत द्वारा अवशोषित की जाती है, परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जिससे यूवी विकिरण कहते हैं। यह जो यह यूवी विकिरण त्वचा के जलने, सांवलेपन और कैंसर आदि का प्रमुख कारण होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन, इस पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, बताइए। किस अंग के भीतर आपका पित्ताशय अवस्थित होता है, बताइए। तीसरे पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पित्ताशय की बात करें तो आपका यकृत के अंदर होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी मतलब डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। और आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद हो जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपकी रेगुलर बेसिस पर यूपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया एक बार फिर से क्लास में आने के लिए।